हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट। सन 1848 ईस्वी की क्रांति। क्या बताया जा रहा है कि लुई फिलिप, जिसके बारे में हमने पढ़ा पीछे, वह एक उदारवादी शासक था। अभी उसका भी विरोध शुरू हो गया है ना, कल हमने पढ़ा था। तो अभी बता रहा है कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, लेकिन परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। बहुत अधिक महत्वाकांक्षी का मतलब उदारवादी तो था, सुधार तो चाहता था, परंतु अपना पद नहीं छोड़ना चाहता था, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, यानी मध्यम वर्ग को बढ़ावा देने के लिए। और 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब बता रहा है कि गीजो है वह कट्टर प्रतिक्रियावादी है, वह किसी प्रकार का प्रशासनिक सुधार नहीं चाहता है। वह किसी भी तरह के वैधानिक यानी कानून का कोई भी सुधार, सामाजिक या आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। पूंजीपति वर्ग को अपने साथ मिलाने का कोशिश किया, उसको साथ में रखा, उसके हितों का पोषण किया, लेकिन पूंजीपति वर्ग को तो सिर्फ अपना लाभ चाहिए। शासन के कार्य से उसको कोई अभिरुचि तो था नहीं, कोई लेना देना नहीं था। और ये पूंजीपति कितने हैं? तो थोड़े से लोग हैं, अल्पमत में थे। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासन काल में क्या हुआ, अब गीजो को जब प्रधानमंत्री बना दिया तो देश में चारों तरफ भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त हो गया, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का मीडिया जो उस समय जो भी थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को, सुधारवादियों यानी का मतलब जो शासन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, मजदूरों को, किसानों की जो स्थिति खराब है, आम जनता का, उसकी स्थिति में सुधार करना चाहते। तो इसके लिए उन्होंने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और थियर्स के नेतृत्व में ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया, वहां से वो भाग गया। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क, है ना, 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। अब इस प्रकार आप देखिए कि 21 वर्ष की उम्र के सभी लोगों को अब मत देने का अधिकार दे दिया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी। जैसे अभी भारत में चल रहा है, मनरेगा चल रहा है, हाँ, रोजगार गारंटी योजना, उसी तरह से उस समय गारंटी दिया। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन था और सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया, अब दोनों लड़ने लगे और इस बीच का फायदा उठा करके वहां लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। अब बता रहा कि इस क्रांति 1848 की क्रांति से क्या हुआ। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया, अभी तक राजा का शासन चल रहा है ना, तो अब नई तरह की सामाजिक व्यवस्था आ गई। अभी लुई फिलिप भी राजा बना है, लेकिन अब प्रशासनिक सुधार संभव हो पाया क्योंकि मत देने का अधिकार मिल गया लोगों को। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हो गए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया
और इटली और जर्मनी में थोड़ा इस राष्ट्रवाद का उभार ज़्यादा है, तो वहाँ के उदारवादियों ने जनता में जब असंतोष फैला तो उसका फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा, यानी राष्ट्र जो टुकड़ों में बटा हुआ उसके विभिन्न राज्यों को एक जगह जोड़ा और राष्ट्र राज्य की स्थापना की, अपने मांग को आगे बढ़ा दिया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। यानी संविधान बनेगा कैसे, तो लोकतंत्र से जनता के वोट द्वारा लोग जो चुन करके आएंगे वही संविधान बनाएंगे और उस संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, न कि राजा के हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी 1800 ईस्वी का जो शुरू, 1800 ईस्वी के बाद हम बोल सकते हैं 1801 1802, तो 19वीं शताब्दी का आरंभ हो गया। तो बोल रहा 19वीं शताब्दी का आरंभ का मतलब हुआ 1800 से 1900 के बीच की अवधि को हम लोग बोलते हैं 19वीं शताब्दी। जैसे अभी चल रहा 2100 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो 21वीं शताब्दी है। तो उस समय इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, नाम मात्र का है। यहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, यानी छोटे छोटे राज्य हैं। नाम का इटली है लेकिन सब अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पर अलग अलग शासन है। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी, अलग अलग थे तो आपस में लड़ते रहते थे, उनके बीच में एकता नहीं थी। इटली एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी। भौगोलिक समस्या का मतलब होता है जमीनी भूभाग क्या है, उसकी संरचना क्या है, रूपरेखा। देखिए यहाँ आपको पिक्चर तो दिया नहीं पूरा अच्छा से, इस तरह की व्यवस्था है। तो ये इटली है, तो इसी के बोल रहा है कि इसकी भौगोलिक समस्या है। साथ में कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अब इटली को तो बांट लिया है ना, पीछे आपने पढ़ा मेटरनिख ने बांट दिया है अभी इटली को 4 जगह पर, और साथ में ऑस्ट्रिया ने उसके कुछ भाग पर कब्जा कर रखा है। फ्रांस जैसे राष्ट्रों का भी हस्तक्षेप है। अतः एकीकरण में उनका विरोध अवश्य संभावित था। जैसे अभी पाकिस्तान ने हमारा पीओके पर कब्जा किए हुए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, तो उसका हस्तक्षेप है। तो उसको अगर हम भारत में मिलाना चाहे तो विरोध वो कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऐसा ही है वहाँ पर भी। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। रोम और रोम के आसपास का इलाका पोप के प्रभाव में था। पोप चाहता था, उसकी इच्छा थी कि इटली का जो है एकीकरण उसके नेतृत्व में हो और धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, ठीक है। कैसे जनता की स्थिति बदलेगी, कैसे प्रशासन में सुधार होगा, ये सारी बातें। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। ये सारी समस्याओं के बावजूद जो है नेपोलियन के प्रभाव के कारण, नेपोलियन जो नवयुग का संदेश दिया, इन राज्यों पर कब्जा किया, तो वहां पर राष्ट्रवाद का तो उभार शुरू हो गया। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। अब नेपोलियन 1800 के बाद भी कुछ वर्षों तक नेपोलियन का ही शासन रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता का उभार हो चुका राष्ट्रवाद का, और वहाँ जो जो घटनाएं हो रही उसका प्रभाव पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण और एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी सीधे सीधे आप नहीं समझिए, फिर भी उसने वहाँ की जनता को तो जगाया, तुरंत नहीं जगाया, लेकिन उनके बीच जो है सो उसने राष्ट्रवाद की भावना का आरोपण कर दिया, जो धीरे धीरे अब जड़ बना चुका था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया, यथा सीस्पाइन गणराज्य, जैसे कि सीस्पाइन गणराज्य था, लिगुलियन गणराज्य था और ट्रांसपेडेन गणराज्य के रूप में।
उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया, यानी वहाँ पर आवागमन जो है सड़क मार्ग सबको अच्छे से विकसित कर दिया नेपोलियन ने। और संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। जैसे भारत में ब्रिटिश जब शासन हुआ तो उन्होंने रेल व्यवस्था किया, सड़कों का व्यवस्था अच्छा किया, रेल भारत में रेलवे लाइन की स्थापना किया पूरे देश में, जिससे कि पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर पाए। उसी तरह से उसने भी किया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 में नेपोलियन वाटरलू के लड़ाई में हार जाता है। उसके बाद जो है वियना कांग्रेस 1815 में वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, जिसका नेतृत्व मेटरनिख ने किया, जो पीछे हमने पढ़ा, वह इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, वियना कांग्रेस ने एकीकरण कर दिया और इसको किसके अंतर्गत ले आया? ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ले आया, उस पर कब्जा कर रखा था। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होगी। ये दोनों राज्य को मिला करके ऑस्ट्रिया ने अपने नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन मिला करके एक तो कर दिया, इसलिए बता रहा है कि इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। अब बताया जा रहा है कि इटली में 1820 ईस्वी में ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे। राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो सुधार के लिए नागरिक लोग आंदोलन करने लगे। अब उनको अपने हक का के लिए आवाज बुलंद करने लगे। इसी का तो बीजारोपण नेपोलियन ने किया था। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन वहां राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य की स्थापना करना था। यानी वहां पर गणराज्य यानी लोकतंत्र स्थापना करना है, राजा को हटाना है। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह पाया और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। जब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुआ तो इटली में भी शुरू हो गया नागरिक आंदोलन। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया कि उत्तरी और मध्य इटली को इकट्ठा करके यहाँ पर गणराज्य यानी लोकतंत्र की स्थापना करे। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनिख द्वारा इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप है। तो ऑस्ट्रिया ने सेना भेज करके नागरिक आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। तो इटली के एकीकरण में मेजनी और काउंट काबुर 2 नेता है। शुरुआत का मेजनी है, बाद में काउंट काबुर ने अपना जो योगदान दिया है, इसलिए इनके बारे में विशेष रूप से आपको बताया जा रहा है। मेजनी है कौन? तो मेजनी एक राष्ट्रवादी नेता है, साहित्यकार है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है, यानी वह इटली में गणतंत्र चाहता है, यानी लोकतंत्र चाहता है, और योग्य सेनापति था। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था। राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, विदेश से कैसे हम अपना व्यवहार करेंगे जिससे हम अपने देश को एक कर पाए, ऐसा उसके पास समझ नहीं था, ये बताया जा रहा। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं माना। अब तो वो इटली पलायन कर गया है, फिर भी इटली से पलायन कर गया है, फिर भी उसने हार नहीं माना। 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना था। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? कोई भी राष्ट्र जब 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है तो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इटली 3 तरफ से समुद्र से घिरा था, तो इसीलिए इसको बोला गया प्रायद्वीप। तो इसका उद्देश्य, मेजनी का क्या उद्देश्य है? तो इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस ज़्यादा कर रहे थे उसको समाप्त करना था और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। नहीं, इटली के जितने भी टुकड़े हैं उस पर अलग अलग राजा का जो शासन है, उस सब राजा के शासन को समाप्त करके इटली को एक कर दे और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो।
अभी आपको पता है इटली दुनिया के अग्रणी देशों में है। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन करके मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। अभी तो वहाँ पर यंग इटली पहले बनाया, अब उसने यंग यूरोप की स्थापना कर दिया 1834 में, और यूरोप के अन्य देश के लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। अब मेटरनिख को ऑस्ट्रिया में भी विरोध हो गया, तो अब वो तो क्या है, प्रतिक्रियावादी शासक है, पुरानी व्यवस्था का पोषक था। लेकिन जब वहाँ की राष्ट्रवाद वहाँ भी फैला तो ऑस्ट्रिया की जनता ने उसका विरोध किया, तब उसको अपना देश छोड़ के ही भागना पड़ गया। इसके बाद जब मेटरनिख चला गया तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप कुछ कम हुआ, तो इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि अब देखो पूरे इटली का ये एकीकरण करना चाहता, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, वहाँ का शासक, वहाँ जब मेटरनिख चला गया तो वहाँ का राजा अब चार्ल्स एल्बर्ट है। तो वह चाहता है कि मेजनी जो गणराज्य बनाना चाहता, वो बोला कि नहीं, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा जो है, जो कि इटली का ही एक भाग है, दो प्रांत हैं, वहाँ का राजा चार्ल्स एल्बर्ट जो है वह अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। वह चाहता था कि राजा हम ही रहें और सबको हम अपने में मिला लें। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था, यानी वो धर्मराज उसको बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में यानी बाद में, है ना, कालांतर में यानी बाद में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे। अब ऑस्ट्रिया का फिर जो नया राजा हुआ इटली पर अपना प्रभाव फिर से जमाना चाहता है, तो इटली के कुछ भाग पर आक्रमण करने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय होगी। अब सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा है उसकी पराजय होगी। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की फिर से हार हो गई और वह वहाँ से इटली से पलायन कर गया। अब मेजनी अब पलायन कर गया। अब एकीकरण का पहला प्रयास जो था उसने इटली में के एकीकरण का पहला प्रयास किसने किया? मेजनी ने किया। अब एकीकरण का द्वितीय चरण क्या? 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास जो थे, जो मेजनी ने किया, वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। वहाँ के लोगों जाग रहे थे और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल बना, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। वह चाहता था कि पूरा इटली को हम अपने नेतृत्व में एक करें, और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रखा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर एमेनुअल ने क्या किया? काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने इटली के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। अब काउंट काबूर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। काउंट काबूर जो है वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था, यानी आदर्शवादी नहीं है, व्यवहारिक है मेजनी के जैसा, और राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, क्योंकि वो उसी का सेना आ जाता था, यहाँ के जन आंदोलन को कुचल देता था। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को पराजित करना है, उसका अपने क्षेत्र से प्रभाव हटाने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में रसिया के साथ अभी क्रीमिया युद्ध है वहाँ पर, ठीक है, तो रसिया में अभी क्रीमिया है, तो वहाँ पर युद्ध हुआ 1853-54 में। तो काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी,
जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। ठीक है, अभी यहाँ पर क्रीमिया जो है ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। अब ऑस्ट्रिया का फ्रांस के साथ क्रीमिया को लेकर युद्ध हुआ, तो पीडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुअल है, उसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर है, तो वह ऑस्ट्रिया का पराजय चाहता है और फ्रांस का सहयोग चाहता है, जिससे इटली का एकीकरण हो पाए। इसलिए बिना फ्रांस के आग्रह किए हुए क्रीमिया के युद्ध में उसने फ्रांस की मदद की, बता रहा है, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में जब युद्ध समाप्त हो गया और पेरिस में शांति के लिए वार्ता हुई, तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में तो पीडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूल की महत्ता बढ़ गई। हाँ, इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बोला कि नहीं भैया, तुम जो बार बार अपनी सेना लेकर के आ जाते हो और हमको दबाते हो, तुम्हारा गैर कानूनी है। जिसके कारण अब जब उसने गैर कानूनी घोषित किया, तो पूरा यूरोप के जितने भी देश थे उस सब का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काउंट काबूल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काबूल ने नेपोलियन थर्ड जो है से भी एक संधि की, यानी फ्रांस के राजा जो है नेपोलियन तृतीय, उसके साथ भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। ठीक है, बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। अभी नीस और सेवाय 2 प्रांत किसके कब्जे में है? काउंट काबूल के राजा जो है विक्टर इमेनुअल, उसके कब्जे में, यानी सार्डिनिया पीडमाउंट के पास में है। तो नीस और सेवाय उसमें से 2 रियासत बोला कि फ्रांस को कि हम तुमको दे देते हैं, बदले में तुम वादा करो कि तुम हमको सैन्य समर्थन दोगे। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासतें, तो फ्रांस को जब दे दिया तो फ्रांस बोला कि चलिए ठीक है काबूल साहब, यदि आपके देश के उत्तर और मध्य इटली की रियासतें यानी राज्य जो है, अगर जनमत संग्रह के आधार पर, यानी वहाँ की जनता यदि वोट करती है कि हम एक होंगे और पीडमाउंट से मिलना चाहेंगे, तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। पीडमाउंट क्या है? विक्टर एमेनुअल जहाँ का राजा है, वहाँ का प्रधानमंत्री काउंट काबूल है, और ये ऑस्ट्रिया का ही एक हिस्सा है। यहाँ का राजा चाहता है कि इटली के सभी प्रांतों का विलय उसके नेतृत्व में हो। तो ये, लेकिन फ्रांस बोल रहा है कि नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती आप नहीं कीजिए। उत्तर और मध्य इटली की रियासतें यदि आपके साथ शामिल होना चाहती है तो हम विरोध नहीं करेंगे। इसके लिए काउंट काबूल की आलोचना किया जाता है कि उसने नीस और सेवाय नामक 2 प्रांत फ्रांस को देगा, इसका आश्वासन दिया। और जब उसने फ्रांस को ये देने का आश्वासन किया, तो इटली की राष्ट्रीय असीमता के साथ खिलवाड़ किया, यानी हमारा अपने देश का स्टेट दूसरे देश को दे रहा, तो इसके लिए काउंट काबूल की शुरू में आलोचना भी हुई। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है, तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा नहीं था, अभी तो राष्ट्र बना ही नहीं। ठीक है, यदि 2 प्रांत को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। तो उसने फ्रांस को मिला लिया। इसके लिए समझो एक तरह का फ्रांस को घूस दिया कि ऑस्ट्रिया के साथ जब भी झगड़ा होगा तो वह हमारी मदद करेगा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप नहीं होगा तो हम एक हो जाएंगे। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। अब 59-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में लड़ाई शुरू हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। क्यों उतार दी? क्योंकि उसको नीस और सेवाय 2 प्रांत दिया है, उसकी सभी बात को मानता है, तो इसके साथ दोस्ती है। तो फ्रांस ने अपनी सेना पीडमाउंट के समर्थन में उतार दिया, तो ऑस्ट्रिया की बुरी तरीके से हार हुई।
हाँ, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का कब्जा हो गया। ठीक है, एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा। आप फ्रांस में देखो, फ्रांस इसके समर्थन दे दिया, ऑस्ट्रिया की सेना हार भी गई, लेकिन अब फ्रांस ही डरने लगा इटली से। ठीक है ना। दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। इटली, उत्तर और मध्य इटली की जनता तो समझिए कि बोला जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह क्या, सभी जनता सड़क पर उतर गई कि नहीं, हम काउंट काबूल के नेतृत्व में जो है, मतलब हम विक्टर एमेनुअल के पीडमाउंट के साथ मिलेंगे। ठीक है, नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए बता रहा है कि नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। नेपोलियन तो घबरा रहा था, वो नहीं सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा, और वैसा तो हो रहा था। तो युद्ध विजय के होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना बुला ली। ठीक है, युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। अब सेना तो बुला लिया, बोला कि चलो हम मीडिएटर बन जाते हैं और तुम शांति कर लो। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अब लड़ाई हो गया तो दो प्रांत हार गया ऑस्ट्रिया, तो पीडमाउंट जिसका प्रधानमंत्री काउंट काबूल है, उसका अधिकार लोम्बार्डी पर हो गया और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। कहने का मतलब ये दोनों पार्ट जो है इटली के ही भाग है, लोम्बार्डी और वेनेशिया, जो अभी तक ऑस्ट्रिया अपने कब्जा में रखा हुआ था। सीमा संबंधी विवाद हुआ तो ऑस्ट्रिया हार गया, तो दो राज्य पर कब्जा है, किसका हो गया, काउंट काबूल का। जब मध्यस्थता हुआ तो पीडमाउंट की सेना लोम्बार्डी पर अपना अधिकार बनाए रखी और वेनेशिया छोड़ दिया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। अब लोम्बार्डी पर कब्जा हो गया है, मध्य और उत्तर इटली एक हो गया, सार्डिनिया और पीडमाउंट हो गया, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया। परंतु काबूल का ध्यान मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अभी नहीं हुआ है मध्य और उत्तरी इटली का एकीकरण, लेकिन अब होने ही वाला। अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने पर, अब यहाँ पर थोड़ा बात जटिल है कि ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के झगड़ा में लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का अधिकार हो गया, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का हो गया, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रिया के पास ताकत है और वो नहीं चाहता। अभी तो फ्रांस ने मदद किया, इसलिए ना विक्टर एमेनुअल की सेना जीत गई है, काउंट काबूल की सेना जीत गई है। लेकिन अभी भी तो फ्रांस नहीं रहेगा तो ऑस्ट्रिया इस पर हमला करता। तो मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण पर अब ध्यान है काबूल का। तो उसने बोला कि नहीं, निस और सेवाय प्रांत में सेवाय प्रांत उसने दे दिया, फ्रांस को लोभ दे दिया, जिसके बारे में यहाँ शुरू में बताया गया था। और बोला कि चलिए ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट का जो झगड़ा होगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप तटस्थ रहिएगा, और इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का भी आश्वासन ले लिया। तो फ्रांस तो पहले भी बोला था कि चलो पीडमाउंट में इटली के राज्य विलय होंगे और उसके लिए जनमत संग्रह कराओगे तो ठीक है। तो उसी बात को रिपीट में यहाँ पर आ रहा है। तो बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी, जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे, जिसके बारे में पिछले पेज में भी पढ़े थे। चूंकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर दिया। उसको पता था कि जनता वहां की तो मेरे साथ ही आएगी, बोला ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों, जिसमें परमा, मोडेना, टस्कनी है, ये सबको अपने साथ मिला लिया और जनमत संग्रह करके इसे पुष्ट भी कर दिया। फ्रांस देख लिया कि नहीं भैया, वहाँ फ्रांस के लोगों को, प्रतिनिधियों को बुला लग, देखो हम चुनाव करा रहे हैं
और इसमें हम बेईमानी नहीं कर रहे, यहाँ की जनता हमारे पक्ष में वोट दे रही। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमॉन्ट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। अब उसने उसको अपने में मिला लिया। ऑस्ट्रिया इस पर आक्रमण, अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी एक होने का प्रयास करते वो अटैक कर देता था। अब ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो पिडमॉन्ट का समर्थन कर रहा है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया जो है युद्ध नहीं, इस पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि पीछे आक्रमण किया देखा, फ्रांस की सेना ने हस्तक्षेप किया तो ऑस्ट्रिया की हार हुई, जिसके कारण लोम्बार्डी का प्रदेश विक्टर एमेनुअल को देना पड़ा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। अब ऑस्ट्रिया का तो 39 रियासतों पर, जर्मनी के रियासतों पर भी प्रभाव है, वहाँ भी उसने कब्जा कर रखा, तो वहाँ भी एकीकरण हो रहा है। यानी ऑस्ट्रिया राज्य जो है ये बहुत सारे दूसरे देशों पर कब्जा करके, वहाँ पर अगल बगल के सभी देशों पर कब्जा करके बैठा हुआ। तो वहाँ जर्मनी में भी एकीकरण की समस्या थी, इसकी सेना वहाँ भी भेजनी पड़ रही है। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम और वेनेशिया को छोड़कर, वेनेशिया अभी भी ऑस्ट्रिया के पास में है, और दक्षिण इटली, रोम, यहाँ पर पोप का प्रभाव है, इन और कुछ प्रांत अभी फ्रांस के पास में, इन सब को छोड़ करके बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया। रोम यानी अब रोम, अभी रोम में हो गया, इसके बारे में भी अभी थोड़ा हम आगे जानकारी जुटाएंगे तो समझ में आएगा। और सभी ने विक्टर एमेनुअल को शासक अपना मान लिया। अब एक क्रांतिकारी और हैं इटली के दक्षिण में। अब उत्तरी और मध्य इटली का विलय तो हो गया, लोम्बार्डी का भी हो गया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट में, टस्का का हो गया, यहाँ पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है ना, परमा, मोडेना और टस्कनी का भी विलय हो गया। अब पढ़ते हैं। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरबाल्डी सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना का प्रयास कर रहा था। अब इसने अपनी सेना बना रखा था, छापामार युद्ध कर रहा था गैरबाल्डी, और साथ में इटली के रियासतों का एकीकरण का प्रयास कर रहा था, लोकतंत्र की स्थापना ये वहाँ चाहता था। गैरबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, वह भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, परंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। शुरू में तो ये भी लोकतंत्र चाहता था, बाद में काउंट काबूर को जब देखा कि वो इटली को ऐसे ऐसे करके जोड़े जा रहा है, तो संवैधानिक राजतंत्र यानी राजा मुख्य रहेगा और संविधान के अनुसार देश चलाने के लिए जनता अपना मत देके सरकार चुनेगी, लेकिन मेन मुखिया राजा ही रहेगा, उसी को बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। गैरबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए, जो कहाँ है, दक्षिण इटली में। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर के गैरबाल्डी का समर्थक बन गई। तो वहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन है, तो उसका तो निरंकुश शासक है, जनता के हिस्से लेना देना नहीं था। तो गैरबाल्डी ने जब उन छापामार युद्ध करके उसके सैनिकों पर आक्रमण किया तो जनता भी साथ दिया। गैरबाल्डी ने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना किया, ठीक है। अब यहाँ स्वयं सेवक की सशस्त्र सेना बना करके सिसिली, नेपल्स सब पर गैरबाल्डी ने कब्जा कर लिया, बुर्बो राजवंश भाग गया। अब यहाँ पर उसने गैरबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना कर दी तथा विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। और क्या हुआ, विक्टर एमेनुअल जैसे काउंट काबूर जिसका प्रधानमंत्री है, यानी अब ये मिल गया, किसके साथ मिल गया, इसने भी दक्षिण इटली में सिसिली और नेपल्स को जब जीत लिया है तो जा कर के बोला कि चलिए इसके भी राजा आप ही हुए, मैं आपके नेतृत्व में यहाँ शासन कर रहा हूँ। वस्तुतः काबूर के विचार गैरबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूर ने उसके दक्षिण अभियान का समर्थन किया। दक्षिण में जो गैरबाल्डी ने अभियान किया तो उसने समर्थन किया, क्योंकि उसने विक्टर एमेनुअल को अपना प्रतिनिधि मान लिया, जिसका वह प्रधानमंत्री था।
गैरिबाल्डी के इस अभियान का अब बता रहा कि 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तो काबूर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया कि नहीं, आप रोम पर आक्रमण नहीं कीजिए, वहाँ राजा पोप को ही पोप को रहने दीजिए, और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। इस बीच गैरिबाल्डी और काउंट काबूर में आपस में संयोगवश या जैसे भी आपस में मुलाकात हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दिया। बोला कि चलो ठीक है, हम रोम पर आक्रमण नहीं करेंगे। किसको कहा? काउंट काबूर को कहा। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। अब देखो, पूरा जीत लिया, वहाँ का शासक भी बन गया, विक्टर एमेनुअल का प्रतिनिधि बन के पहले शासन कर रहा था, बाद में उसने पूरा स्टेट विक्टर एमेनुअल को दे दिया। ठीक है, और गैरिबाल्डी को बोला विक्टर एमेनुअल कि दक्षिण क्षेत्र में आप ही राजा रहो, ठीक है, और हम सब मिल करके इटली को चलाएंगे। लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दे दिया और साधारण किसान के भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ और छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया विक्टर एमेनुअल को, लीजिए आप शासन चलाइए, अब हम शासन भी नहीं चलाएंगे। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया कि पूरा शासन हाथ में आने के बावजूद इसने सबका त्याग किया। तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी, गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। इस तरह से वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम और वेनेशिया, रोम पर पोप का शासन है, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा है। तो बचे हुए इस दोनों स्टेट का एक शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुअल राजा जो है उसने स्वयं किया। 1870-71 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। प्रसा क्या है? जर्मनी का एक बड़ा स्टेट है, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। अब यहाँ देखो, इटली में अभी पूरे इटली पर तो कब्जा हो गया, लेकिन पोप की शासन का जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी विक्टर एमेनुअल का शासन नहीं हुआ। विक्टर एमेनुअल का डर है कि यदि मैं पोप वाला स्टेट पर कब्जा करता हूँ तो फ्रांस हम पर अटैक कर देगा। लेकिन अब फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हो गया, तो फ्रांस प्रसा के साथ युद्ध में उलझ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्या किया, विक्टर एमेनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। उसने अब रोम पर भी अटैक किया तो उस पर भी कब्जा कर लिया। एमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़ दिया, यानी वेटिकन सिटी का इलाका जो है उसको छोड़ दिया। अब बाकी रोम को इटली में मिला दिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो अभी भी पोप का शासन कहाँ है? वेटिकन सिटी में है, दुनिया का सबसे छोटा इसको आप देश कह सकते हैं। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। पोप का जब रोम हाथ से निकल गया तो पोप नहीं मान रहे थे। हाँ, इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ। बाद में इटली का राजा इटली का शासक कौन बनता है? मुसोलिनी, जो कि एक तनाशाह था, ठीक है ना। तो उसने इसका अंततः निदान किया जब उसने पोप के साथ समझौता किया और वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। बोले चलिए वेटिकन सिटी हम आपको देते हैं, आप यहाँ राज कीजिए। इस प्रकार 1800 पोप का मतलब क्या? पूरे ईसाई के जितने भी देश है सबका वो नेता है ना। तो उनका प्रभाव दुनिया के जितने ईसाई देश हैं सब उनके बात को महत्वपूर्ण रूप से उस पर सोचते हैं। इस कारण पोप पर वेटिकन सिटी का पर कैप्चर करना संभव नहीं था, क्योंकि फिर बाकी सारे ईसाई देश मिलकर के इटली के साथ लड़ते। ये सारे यूरोप में क्या है? सबके सब ईसाई देश है, ठीक है। तो मुसोलिनी ने पोप के साथ समझौता कर लिया और वेटिकन सिटी पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली के एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं तथा विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में, यानी इस सभी घटना जो हुई, इस सब घटना के पीछे क्या था?
तो राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी कि हम सभी जो है क्षेत्र विशेष के लोग अलग अलग नहीं है, हम सब का एक हित है और इसके कारण राष्ट्रवाद का उनकी जनता के बीच में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ और इस तरह से एक देश के रूप में, सशक्त देश के रूप में इटली विश्व के मानचित्र पर उभरा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। ओके।